चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही दिए घंटी के बटन को दबाएं। अजमेर के चौहान। अजमेर में चौहान वंश की स्थापना अजय राज के द्वारा की जाती है तथा अजय राज के द्वारा ही अजमेर नगर बसाया जाता है तथा अजमेर नगर को अपनी राजधानी बनाया जाता है। अजय राज के द्वारा ही अजमेर में अजय मेरु दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। यह दुर्ग गढ़बीडली नामक पहाड़ी पर स्थित है। अजमेर में अजय राज के द्वारा चौहान वंश की स्थापना की जाती है। अजमेर को अपनी राजधानी बनाया जाता है तथा अजय मेरु दुर्ग का निर्माण गढ़बीडली पहाड़ी पर करवाया जाता है। अजय मेरु दुर्ग को बनाने का श्रेय अजय राज को दिया जाता है, इसलिए अजय मेरु दुर्ग को राजपुताने की कुंजी, अरावली का अरमान, तथा एक इतिहासकार हुए हैं विश्व हैबर ने इन्हें राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। ध्यान रहे, अजय मेरु दुर्ग को ही राजपुताने की कुंजी, अरावली का अरमान, विश्व हैबर ने इन्हें राजस्थान का जिब्राल्टर तथा इसके साथ साथ इसे गढ़बीडली दुर्ग भी कहा जाता है। इसी के साथ मेवाड़ के एक शासक हुए हैं जिनका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया ने इसी अजय मेरु दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया था, अर्थात इसकी मरम्मत करवाई थी। इसलिए पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस दुर्ग का नाम अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ दुर्ग रखा। इस दुर्ग का नाम क्या रखा गया? तारागढ़ दुर्ग रखा गया। अब ध्यान रखिए, अजय मेरु दुर्ग को किस किस नाम से जाना जाता है? अजय मेरु दुर्ग को गढ़बीडली दुर्ग कहा जाता है, राजपुताने की कुंजी कहा जाता है, अरावली का अरमान कहा जाता है, विश्व हैबर इतिहासकार ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। मेवाड़ के शासक पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस दुर्ग की मरम्मत करवाई और मरम्मत करवाने के बाद में इन्होंने इस दुर्ग का नाम अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसे तारागढ़ दुर्ग नाम दिया गया। पृथ्वीराज सिसोदिया को इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार कहा जाता है और तारागढ़ दुर्ग इन्हीं के द्वारा जो है वो नाम दिया गया। बात हम कर रहे हैं अजय राज चौहान की। अजय राज चौहान ने और क्या किया? अजय राज चौहान ने चांदी के सिक्के चलाए। अजय राज चौहान ने चांदी के सिक्के चलाए। चौहानों का यह दूसरा प्रतापी शासक माना जाता है। इससे पहले हमने चौहानों का प्रथम प्रतापी शासक की बात की थी, वो था विग्रहराज द्वितीय। अजय राज को चौहानों का द्वितीय प्रतापी शासक माना जाता है। अजय राज के बाद में अगर हम बात करें तो इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण शासक आता है जिनका नाम है अर्णोराज। या इन्हें आनाजी के नाम से भी जाना जाता है। अर्णोराज या आनाजी के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनका समय 1133 से 1150 माना जाता है। 1133 से 1150 माना जाता है। अर्णोराज के ऊपर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है कि आना सागर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया? तो आना सागर झील का निर्माण अजमेर में अर्णोराज के द्वारा करवाया जाता है। कब करवाया जाता है? 1137 में।
तो 1137 में अर्णोराज के द्वारा आना सागर झील का निर्माण अजमेर में करवाया जाता है। अगर प्रश्न आ जाए कि किस नदी के पानी को रोककर आना सागर झील का निर्माण करवाया गया, तो उत्तर होगा चंद्रा नदी। किस नदी का? चंद्रा नदी के पानी को रोककर 1137 में अर्णोराज के द्वारा आना सागर झील का निर्माण अजमेर में करवाया गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन अर्णोराज से संबंधित। दूसरा अगर क्वेश्चन की बात करें कि और कौन सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, तो 2 मुगल शासक हुए हैं, एक का नाम है महत्वपूर्ण है, एक का नाम है जहांगीर और दूसरे का नाम है शाहजहां। जहांगीर ने अजमेर की यात्रा की और अजमेर की यात्रा करने के दौरान उसने आना सागर झील के किनारे एक उद्यान, एक बाग लगाया जिसे सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो सुभाष उद्यान का निर्माण किसने करवाया? सुभाष उद्यान का निर्माण जो है वो जहांगीर के द्वारा करवाया गया। इसे दौलत बाग के नाम से भी जाना जाता है, इसे दौलत बाग के नाम से जाना जाता है। जब इन्होंने निर्माण करवाया तब इसका नाम था दौलत बाग, लेकिन वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है? सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन था कि अजमेर में सुभाष उद्यान या दौलत बाग का निर्माण किस मुगल शासक के द्वारा करवाया गया? ऑप्शन में बाबर होता है, ऑप्शन में अकबर होता है, ऑप्शन में जहांगीर, ऑप्शन में शाहजहां आ जाता है। उस समय बड़ा कंफ्यूज होता है ये क्वेश्चन कि इसका निर्माण जो है वो किस मुगल शासक ने करवाया। तो ध्यान रखिए आप, जहांगीर के द्वारा जो है वो दौलत बाग का निर्माण करवाया जाता है। किस झील के किनारे? आना सागर झील के किनारे। इसी क्रम में और कौन सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो अर्णोराज पर हो सकता है? आना सागर झील का निर्माण करवाया है। इसी आना सागर झील के किनारे जहांगीर के पुत्र नाम था शाहजहां, शाहजहां के द्वारा इसी झील के किनारे 5 बारादरी का निर्माण करवाया जाता है। यह 5 बारादरी क्या होता है? 5 बारादरी, 5 तो संख्या है, बारादरी को कहा जाता है बरामदा। बारादरी क्या होता है? ये बरामदा होता है। और किससे निर्मित है? संगमरमर से निर्मित है, संगमरमर। तो यूं कह सकते हैं कि शाहजहां के द्वारा आना सागर झील के किनारे संगमरमर की बारादरी का निर्माण करवाया गया। तो ध्यान रखिए आप, बारादरी किसको बोलते हैं? बरामदे को बोलते हैं। संगमरमर के 5 बरामदों का निर्माण आना सागर झील के किनारे किसके द्वारा करवाया गया है? शाहजहां के द्वारा करवाया गया। प्रश्न फिर कंफ्यूज वाला है कि बारादरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है और दौलत बाग का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? तो दौलत बाग का निर्माण जो है वो जहांगीर के द्वारा करवाया जाएगा और बारादरी का निर्माण जो है वो शाहजहां के द्वारा करवाया जाएगा। और कौन सा क्वेश्चन अर्णोराज से संबंधित हो सकता है? अर्णोराज के ऊपर महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है कि पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक के द्वारा करवाया जाता है? तो अजमेर के जो है वो चौहान शासकों में नाम है महत्वपूर्ण अर्णोराज। अर्णोराज के द्वारा ही पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। तो एक बार पुनः आप ध्यान रखें कि अर्णोराज के द्वारा 3 महत्वपूर्ण कार्य करवाए गए हैं। 3 जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला तो यह है कि अर्णोराज के द्वारा आना सागर झील का निर्माण करवाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। और तीसरा क्वेश्चन है कि आना सागर झील के किनारे दौलत बाग और बारादरी का निर्माण इन्हीं के शासनकाल में जहांगीर और शाहजहां के द्वारा करवाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अर्णोराज के बारे में, तो अर्णोराज का पुत्र था जिसका नाम था जगदेव। अर्णोराज का पुत्र था जगदेव। जगदेव के द्वारा 1150 ईस्वी में अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी जाती है। समय ध्यान रखें आप, अर्णोराज का मैंने लिखवाया आपको 1133 से 1150 का इनका समय था और 1150 में इन्हीं के पुत्र जिनका नाम था जगदेव के द्वारा अपने पिता की हत्या कर दी जाती है। इसलिए जगदेव को चौहानों का पितृहंता शासक भी कहा जाता है। ध्यान रखें आप, जगदेव को चौहानों का पितृहंता शासक कहा जाता है। पितृहंते का मतलब होता है अपने पिता का वध करने वाला। शासक का नाम था जगदेव।
1150 में अर्णोराज की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो है वो अजमेर में जगदेव का शासन हो जाता है और जगदेव जो है वो 1150 से लेकर 1153 3 साल तक जो है वो जगदेव का शासन रहता है अजमेर में। तो तीसरा शासक अपने यूं कह सकते हैं कि तीसरा शासक कौन सा आता है, जगदेव आ जाता है। पहले है अजयराज महत्वपूर्ण, पहला है अजयराज, दूसरा है अर्णोराज और तीसरा है जगदेव। 1150 से लेकर 1153 तक जो है वो 3 साल तक जो है वो जगदेव शासन करता है। इसके बाद जो है महत्वपूर्ण शासक आते हैं और जिनका नाम है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ का समय है 1153 से लेकर 1163 ईस्वी तक, क्योंकि 1153 तक जो है वो शासन जगदेव करेगा 3 साल के लिए। उसके बाद में कौन आएगा, विग्रहराज चतुर्थ आएगा। बड़ा ही प्रतापी शासक है विग्रहराज चतुर्थ भी। और विग्रहराज चतुर्थ आते ही सबसे पहले क्या करेगा, अजमेर की गद्दी से जगदेव को हटाएगा और जगदेव को हटाने के बाद में 1153 में विग्रहराज चतुर्थ जो है अजमेर का शासक बनेगा। विग्रहराज चतुर्थ पर बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं कि विग्रहराज चतुर्थ को जो किस नाम से जाना जाता है। तो विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने दरबार में अनेक कवियों को शरण दे रखी थी, इसलिए उन्हीं कवियों के द्वारा विग्रहराज को एक उपाधि दी गई जिसे जो है वो कवि बांधव के नाम से जाना जाता है। एक विद्वान थे, एक कवि थे, इसलिए इन्होंने कवियों को अपने दरबार में शरण दे रखी थी। विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा एक महत्वपूर्ण नाटिका लिखी जाती है जिसका नाम है हरिकेली। हरिकेली नाटिका संस्कृत भाषा में लिखी गई है विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। हरिकेली नाटिका, हरिकेली नाटिका के अंदर महाभारत काल के समय में अर्जुन और शिव के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। अब हरिकेली नाटिका के अंदर क्या है, हरिकेली नाटिका में अर्जुन और शिव के मध्य महाभारत काल में एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध का वर्णन जो है विग्रहराज चतुर्थ ने अपनी नाटिका हरिकेली नाटिका कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो इस नाटिका के अंदर अर्जुन और शिव के मध्य हुए युद्ध का वर्णन जो है वो किसने किया, विग्रहराज चतुर्थ ने किया। और क्या है, हरिकेली नाटिका जो लिखी गई है, इस हरिकेली नाटिका के कुछ अंश हमें 2.5 दिन के झोंपड़े पर भी देखने को मिलते हैं। इसकी कुछ पंक्तियां जो है वो कहां लिखी है, 2.5 दिन के झोंपड़े पर लिखी हुई है। इसी हरिकेली नाटिका की कुछ पंक्तियां ब्रिस्टल इंग्लैंड में क्या है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय का स्मारक है। राजा राम मोहन राय का स्मारक है। उस स्मारक पर हमें कुछ पंक्तियां, किसकी, हरिकेली नाटिका की कुछ पंक्तियां हमें ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय का स्मारक है, उस स्मारक पर भी हमें जो है उसकी कुछ पंक्तियां मिलती है। इसी की कुछ पंक्तियां हमें 2.5 दिन के झोंपड़े पर भी मिलती है। अगर विग्रहराज चतुर्थ की बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ को बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिसल देव किसे कहा जाता है, विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है। इससे पहले हमने बात की थी विग्रहराज तृतीय की। विग्रहराज तृतीय को किस नाम से जाना जाता है, विग्रहराज तृतीय को विसला नाम से जाना जाता है, लेकिन विग्रहराज चतुर्थ को किस नाम से जाना जाता है, बिसल देव के नाम से जाना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में अनेक जो है विद्वान थे, अनेक कवि थे, जिनमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो पहला है सोमदेव, और सोमदेव के द्वारा ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ लिखा गया। बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। किसके द्वारा लिखा गया, सोमदेव के द्वारा। लेकिन प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि सोमदेव जो है वो किस चौहान शासक का दरबारी कवि था। तो सोमदेव जो है विग्रहराज चतुर्थ या यूं कह सकते हैं कि बिसल देव का दरबारी कवि था, जिनके द्वारा ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ लिखा गया। दूसरी अगर महत्वपूर्ण कवि की बात करें तो है नरपति नालय। नरपति नालय के द्वारा ग्रंथ लिखा गया बिसल देव रासो।
नरपति नालय के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? बीसलदेव रासो ग्रंथ लिखा गया। बीसलदेव रासो ग्रंथ में किसके बारे में वर्णन है? बीसलदेव रासो ग्रंथ जो है एक श्रृंगार प्रधान ग्रंथ है, जिसमें परमार राजा भोज की पुत्री चारुमती तथा बीसलदेव का वर्णन है। चारुमती और बीसलदेव दोनों का वर्णन है। श्रृंगार प्रधान या यूं कह सकते हैं कि प्रेम प्रधान जो है यह ग्रंथ लिखा गया था। ग्रंथ का नाम था बीसलदेव रासो श्रृंगार प्रधान। लिखने वाला था नरपति नालय, जिसमें बीसलदेव और चारुमती दोनों का वर्णन है। फिर अगर बात करें विग्रह चतुर्थ के बारे में, विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। चौहानों का स्वर्ण काल कौन सा है? विग्रहराज चतुर्थ का काल जो है वो चौहानों का क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है। और अगर हम बात करें विग्रहराज चतुर्थ के बारे में, विग्रहराज चतुर्थ ने 1153 ईस्वी में अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। कब करवाया? 1153 में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। और इसी संस्कृत पाठशाला को सरस्वती कंठाभरण के नाम से जाना जाता है। सरस्वती कंठाभरण के नाम से संस्कृत पाठशाला को जाना जाता है। 1153 निर्माण कौन करवाएगा? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। लेकिन होता क्या है, एक शासक है जिसका नाम है मोहम्मद गोरी। गजनी अफगानिस्तान का रहने वाला मोहम्मद गोरी जब अजमेर पर आक्रमण करता है, दिल्ली पर आक्रमण करता है, तो आक्रमण करने के दौरान 1194 ईस्वी में इसका एक गुलाम था जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, क्या नाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1194 ईस्वी में इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वा दिया जाता है और तुड़वाने के बाद में यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है। 1194 में आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और इसके द्वारा 1194 ईस्वी में उस संस्कृत पाठशाला को तोड़कर यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण जो है वो 2.5 दिन में करवाया गया था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कहते हैं। प्रश्न है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में स्थित है। लेकिन यहाँ 2.5 दिन के झोंपड़े की जगह पहले क्या था? तो यहाँ पहले एक संस्कृत पाठशाला थी जिसका निर्माण जो है वो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया जाता है। लेकिन 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक उसको तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण करवा देता है, और यह मस्जिद जो है वो इसका निर्माण 2.5 दिन के अंदर किया जाता है, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कहा जाता है। ऐसा भी मानते हैं कि यहां पर एक मुस्लिम संत, मुस्लिम फकीर पंजाब शाह के नाम से 2.5 दिन का उर्स भरता है, और यह उर्स प्रत्येक वर्ष भरता है। पंजाब शाह की याद में यह उर्स प्रत्येक वर्ष जो है वो भरता है, इसलिए इसे 2.5 दिन का उर्स भी कहा जाता है। यह 2.5 दिन का झोंपड़ा हिंदू स्थापत्य कला का एक नवीन तथा एक बड़ा ही सुंदर जो है वो एक उदाहरण है। फिर अगर हम बात करें कि विसलदेव के द्वारा अपने ही नाम पर टोंक में बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया गया। बिसलपुर बांध का निर्माण, क्वेश्चन अपने लिए है कि बिसलपुर बांध का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो किसके द्वारा? बिसलदेव के द्वारा करवाया गया। कहां करवाया गया? टोंक में करवाया गया। क्यों करवाया गया? क्योंकि इस परियोजना से टोंक तथा जयपुर शहर को पीने का पानी उपलब्ध हो सके, इसलिए इस बांध का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? बिसलदेव के द्वारा करवाया गया। इसके बाद में अगर हम शासकों की बात करें तो इसके बाद जो शासक आएगा उसका नाम है अपरांग्य।
अपरांग्य 1163 से लेकर और 1164 तक शासन किसका रहता है? अपरांग्य का रहता है। सबसे पहले हमने बात की है अजयराज की, फिर हमने बात की है अरुणराज की, उसके बाद हमने बात की है बीसलदेव की, और बीसलदेव के बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन है? अपरांग्य है। अपरांग्य का समय है 1163 से लेकर 1164 तक। अपरांग्य के बाद शासक आता है पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज द्वितीय का समय है 1164 से 1169। 5 साल तक शासन किसका रहता है? पृथ्वीराज द्वितीय का रहता है। अपरांग्य और पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में कोई महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है, कोई भी जो है इतिहास की दृष्टि से कोई भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनके बारे में नहीं है। इसके बाद में अगर हम शासक की बात करेंगे तो शासक आएंगे महत्वपूर्ण सोमेश्वर, सोमेश्वर चौहान, जिनका समय है 1169 से लेकर 1177 ईस्वी तक। सोमेश्वर चौहान पर पहले भी हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि बिजोलिया शिलालेख किसके शासनकाल से संबंधित है? तो बिजोलिया शिलालेख लिखवाने का कार्य जो है वो सोमेश्वर के द्वारा किया जाता है। और यह किसके द्वारा लिखा जाता है? तो बिजोलिया शिलालेख की बात हम पहले भी कर चुके हैं कि बिजोलिया शिलालेख किस शासक के समय का है? तो सोमेश्वर के समय का है। सोमेश्वर के द्वारा लिखवाया गया है। किससे लिखवाया गया है? गुणभद्र से लिखवाया गया है। किससे लिखवाया गया है? गुणभद्र से बिजोलिया शिलालेख लिखवाया गया। अगर प्रश्न आ जाए कब लिखवाया गया, तो 1170 ईस्वी में बिजोलिया शिलालेख लिखवाया गया है। पीछे हमने अध्ययन किया है कि बिजोलिया शिलालेख से हमें इस बात का प्रमाण मिलता है कि सांबर झील का निर्माण जो है वो वासुदेव चौहान के द्वारा ही करवाया गया। सोमेश्वर चौहान, सोमेश्वर चौहान का विवाह दिल्ली के शासक, अभी हमने पीछे बात की थी अनंगपाल तोमर, तो दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री कपूरी देवी से हुआ। किससे हुआ था? कपूरी देवी से हुआ था। दो बातें आपको ध्यान रखनी है सोमेश्वर चौहान के बारे में। एक तो इनके समय में बिजोलिया शिलालेख जो है इनके द्वारा लिखवाया गया, लिखने वाला व्यक्ति कौन था? गुणभद्र था। और दूसरा ये है कि दिल्ली का शासक जिसकी हमने बात की अनंगपाल तोमर, जिनको हराकर बीसलदेव चौहान ने दिल्ली पर अधिकार किया था, उन्हीं अनंगपाल तोमर की पुत्री जिनका नाम है कपूरी देवी, कपूरी देवी से सोमेश्वर का विवाह हुआ था। इसके बाद 1177 ईस्वी की बात करते हैं, क्योंकि सोमेश्वर का टाइम जो है वो 1169 से 1177 तक है। 1177 ईस्वी में गुजरात का एक शासक जिसका नाम था भीमराज द्वितीय, गुजरात का शासक भीमराज द्वितीय चालुक्य वंश से संबंधित है। 1177 की बात है। 1177 में गुजरात का शासक भीमराज द्वितीय ने सोमेश्वर पर आक्रमण कर दिया और इसी आक्रमण के दौरान सोमेश्वर की मृत्यु हो जाती है। तो सोमेश्वर का देहांत हो जाता है 1177 में। इसके बाद जो अजमेर का शासक बनेगा वह सोमेश्वर का तथा कपूरी देवी का पुत्र जिनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान, या यूं कह सकते हैं कि पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय अजमेर का शासक बनता है और इनका समय है 1177 से 1192 ईस्वी तक। 1177 से 1192 ईस्वी तक इनका समय है। पृथ्वीराज तृतीय की बात करेंगे। पिता का नाम अभी हमने किया है, पिता का नाम था सोमेश्वर, माता का नाम है कपूरी देवी। कपूरी देवी जो है वो इनकी श्रंशिका भी मानी जाती है। 1177 में जो है पृथ्वीराज चौहान जो है वो शासक बनते हैं। लेकिन अगर हम इनके जन्म की बात करें कि इनका जन्म कब तथा कहां हुआ था, तो थोड़ा सा अगर हम वापस बैक चलें तो इनका जन्म 1166 ईस्वी में अनिहलवाड़ा, कहां है? गुजरात। अनिहलवाड़ा गुजरात में 1166 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान का जन्म होता है। और पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में होता है, लेकिन इनके पिता की मृत्यु कब हो जाती है? 1177 में हो जाती है। 1177 में पिता की मृत्यु के साथ ही अजमेर का शासक किसको बनाया जाता है? पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज
तृतीय को बनाया जाता है। मात्र 11 वर्ष की उम्र में यह अजमेर के शासक बनते हैं और उसी समय इनकी श्रंखिका बनती है इनकी माता कपूरी देवी। आया हुआ क्वेश्चन है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान की श्रंखिका कौन थी। तो पृथ्वीराज चौहान की श्रंखिका इनकी माता कपूरी देवी थी। और पृथ्वीराज चौहान सबसे अल्प आयु, कम उम्र में 11 वर्ष की आयु में जो है वो शासक बनने वाले प्रथम अगर शासक कहेंगे तो कौन थे? पृथ्वीराज चौहान, जो सबसे कम आयु के अंदर जो है अजमेर के शासक बन रहे हैं। 1177 में शासक बनने के बाद इन्होंने जो है वो साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई और अपने जितने भी प्रतिद्वंदी थे उनका इन्होंने सामना किया, लेकिन किसके सानिध्य में? अपनी माता कपूरी देवी के सानिध्य में इन्होंने अपने दुश्मनों का मुकाबला किया और मुंह तोड़ जवाब दिया। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1177 ईस्वी में इन्होंने अपने चचेरे भाई नागार्जुन के विद्रोह का दमन किया। शासक बनते सबसे पहला कार्य क्या किया? सबसे पहले कार्य किया 1177 में अपने चचेरे भाई नागार्जुन का दमन किया है। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। इसके बाद 1178 ईस्वी के अंदर इन्हीं के समय गजनी अफगानिस्तान का शासक नाम था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाता और आक्रमण के दौरान सबसे पहले मोहम्मद गोरी गुजरात जाता है और गुजरात पर जो है अधिकार करने का प्रयास करता है। और गुजरात के शासक जिनका नाम था भीमराज द्वितीय के द्वारा मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया जाता और मोहम्मद गोरी गुजरात से वापस चला जाता है। इसी के बाद अगर इसी कड़ी में देखें तो 1182 ईस्वी के अंदर पृथ्वीराज चौहान के द्वारा भंडानक जाति का दमन किया जाता है। भंडानक जाति जो भारत में सतलज प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में निवास कर रही थी, जैसे गुड़गांव है, हिसार है, वहां पर इस समय यह जाति जो है वो निवास कर रही थी। और यह जाति सर्वप्रथम जो है वो अजमेर पर आक्रमण करना चाहती थी और अजमेर पर आक्रमण करने के साथ साथ यह दिल्ली पर भी अधिकार करना चाहती थी। तो पृथ्वीराज चौहान ने 1182 में भंडानक जाति का दमन कर दिया। समय के साथ साथ समय चलता गया और समय के साथ साथ इनका एक मौसेरा भाई जिनका नाम था जयचंद गहड़वाल। जयचंद गहड़वाल कन्नौज का शासक था। पृथ्वीराज चौहान का मौसेरा भाई था, नाम था जयचंद गहड़वाल। जयचंद गहड़वाल भी जो है वो दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के नाना, अभी हमने पीछे बात की थी, नाम था अनंग पाल तोमर। पृथ्वीराज चौहान के नाना जिनका नाम था अनंग पाल तोमर, उन्होंने 1182 ईस्वी के अंदर दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान का शासन स्थापित कर दिया। 1182 में दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान का शासन हो गया, जिससे जयचंद गहड़वाल जो है वो पृथ्वीराज चौहान का विरोधी हो गया, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की जगह जयचंद गहड़वाल स्वयं को जो है वो शासक बनाना चाहता था, लेकिन उसके नाना अनंगपाल ने पृथ्वीराज चौहान को जो है वो दिल्ली का शासक नियुक्त कर दिया। इसलिए जयचंद गहड़वाल और पृथ्वीराज चौहान दोनों में वैमनस्य बढ़ गया, दोनों में जो है विरोध की भावना पैदा हो गई। इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद गहड़वाल के साथ जो है वो युद्ध किया और युद्ध के दौरान जयचंद गहड़वाल को पराजित कर इसकी पुत्री संयोगिता का अपहरण किया और अपहरण करके उसे अजमेर ले आया और अजमेर लाने के बाद में उसके साथ उन्होंने शादी कर ली। पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज तृतीय 1182 में दिल्ली का शासक नियुक्त किया जाता है। 1182 में ही महोबा का युद्ध, जिसका एक अन्य नाम भी है तुमुल का युद्ध, 1182 में महोबा का युद्ध या तुमुल का युद्ध, यह युद्ध चंदेल शासक परमर्दी देव तथा इसके दो सेनापति नाम है
आला व उद्दल के मध्य होता है। ध्यान रखें आप, महोबा का युद्ध आया हुआ क्वेश्चन है, महोबा का युद्ध किस किस के मध्य होता है? महोबा का युद्ध जो है वो पृथ्वीराज चौहान और चंदेल शासक परमर्दी देव के मध्य होता है। लेकिन इस युद्ध के दौरान परमर्दी देव जो है वो पृथ्वीराज चौहान से पराजित हो जाता है, लेकिन युद्ध करते हुए आला वह उद्दल जो है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। आज भी राजस्थान के अंदर जितने भी वीर रस प्रधान जितने भी लोकगीत गाए जाते हैं, उन लोकगीतों के अंदर आज भी आला व उद्दल की वीरता का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट, इसी कड़ी के अंदर एक बार पुनः देखिए आप, 1166 में इनका जन्म, 1177 में नागार्जुन का दमन, फिर हमने बात की है 1182 में भंडानक जाति का दमन, 1182 में दिल्ली के शासक बनते हैं पृथ्वीराज चौहान, और 1182 में ही जयचंद गहड़वाल को पराजित करते हैं पृथ्वीराज चौहान। हमने बीच में भी बात की थी, 1178 में एक शासक गुजरात आता है और जिसका नाम था मोहम्मद गोरी, और मोहम्मद गोरी के साथ भीमराज द्वितीय, गुजरात के शासक हैं भीमराज द्वितीय और मोहम्मद गोरी के मध्य युद्ध होता है, जिस युद्ध के दौरान भीमराज द्वितीय मोहम्मद गोरी को पराजित कर देते हैं। मोहम्मद गोरी गुजरात से होते हुए पंजाब तथा पंजाब से होते हुए हरियाणा आ जाते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य था पूरे भारत पर अधिकार करना, दिल्ली पर अधिकार करना, गुजरात पर अधिकार नहीं कर पाया, और न कर पाने के बाद में 1178 ईस्वी के बाद यहाँ से निकलते हैं और कहाँ चले जाते हैं? पंजाब जाने के बाद हरियाणा आते हैं मोहम्मद गोरी, और हरियाणा आने के बाद इनका उद्देश्य फिर वही है, दिल्ली पर अधिकार करना। 1178 से समय बीतता जाता है, समय आ जाता है 1191 ईस्वी। 1191 ईस्वी में इधर मोहम्मद गोरी और दूसरी तरफ दिल्ली का शासक, या यूं कह सकते हैं कि अजमेर का शासक है पृथ्वीराज चौहान, दोनों जो है वो एक दूसरे से युद्ध करना चाहते हैं। इसलिए यह हरियाणा में स्थित तराइन के मैदान में दोनों इकट्ठे होते हैं। मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया जाता है, और पृथ्वीराज चौहान के सेनापति के द्वारा मोहम्मद गोरी को घायल कर दिया जाता है, और मोहम्मद गोरी घायल होने के बाद यहां से तराइन के मैदान से वापस जो है वो गजनी अफगानिस्तान चला जाता है। इसे ही तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है, तो जो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। आया हुआ क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के मध्य हुआ, कोई इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि किस युद्ध में मोहम्मद गोरी जो है वो पराजित हुए, या किस युद्ध में जो है वो मोहम्मद गोरी विजयी हुए। तो ध्यान रखना, तराइन का प्रथम युद्ध था जिसमें मोहम्मद गोरी हार जाता है। इसी के बाद समय के साथ साथ फिर एक बार पुनः 1192 में मोहम्मद गोरी चाहता है कि मैं पृथ्वीराज चौहान को पराजित करूं और उससे बदला लूं। बदला लेने के लिए 1192 ईस्वी में गजनी से वह एक अपना सैनिक पृथ्वीराज चौहान के दरबार में भेजता है। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में भेजने के बाद उस सैनिक से यह कहलवाया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गोरी संधि करना चाहता है। पृथ्वीराज चौहान इतनी बात सुनता है कि मोहम्मद गोरी जो है पहले भी जो है वो हार के गया यहाँ से, और वह चाहता है कि मैं तुझसे जो है वो संधि कर लूँ। तो पृथ्वीराज चौहान सोचता है कि मोहम्मद गोरी संधि करेगा, अब युद्ध तो करेगा नहीं। लेकिन होता क्या है, मोहम्मद गोरी गजनी से वापस तराइन के मैदान में फिर आ जाता है 1192 ईस्वी में। इधर जो है वो पृथ्वीराज चौहान इस बात से अनभिज्ञ था कि
मोहम्मद गोरी उससे युद्ध करेगा, क्योंकि उसने अपना एक सैनिक जो है वो संधि के लिए भेज दिया था। इधर जो है वो पृथ्वीराज चौहान इस बात से अनभिज्ञ था, उसे ध्यान नहीं था कि मोहम्मद गोरी दोबारा आ सकता है, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। इधर जो है वो मोहम्मद गोरी तराइन के मैदान में आ गया। उधर जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को पता लगा कि मोहम्मद गोरी जो है वो तराइन के मैदान में आ गया है, वह भी अपनी सेना लेकर जो है वो तराइन के मैदान में पहुंच जाता है। रात को वहीं विश्राम किया जाता है, लेकिन सुबह भोर के समय, तो उस समय जो है वो जितने भी सैनिक थे अपनी दैनिक क्रिया से निवृत्त हो रहे थे। उसी समय मोहम्मद गोरी ने इस बात का फायदा उठाया और सोई हुई जो है वो सेना है उसके ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है। बात है 1192 ईस्वी की, और इस आक्रमण के दौरान पृथ्वीराज चौहान की सेना हार जाती है और मोहम्मद गोरी जो है वो तराइन का द्वितीय युद्ध जीत जाता है। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इस तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है, लेकिन हकीकत और वास्तविकता यह भी मानी जाती है कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अपने साथ गजनी अफगानिस्तान ले जाता है और वहां ले जाने के बाद उसकी दोनों आंखें फोड़कर और उसका वध कर दिया जाता है। लेकिन और भी बहुत सारे इतिहासकार हैं जो अपना अपना तथ्य जो है प्रस्तुत करते हैं। कुछ इतिहासकार ऐसे कहते हैं कि वहां जाने के बाद जब इसकी आंखें फोड़ दी जाती है तो चंद्रवरदाई जो है वो गजनी जाता है पृथ्वीराज चौहान से मिलने, और वहां जाने के बाद यह देखता है कि इसकी दोनों आंखें जो है वो मोहम्मद गोरी के द्वारा जो है वो फोड़ दी गई है। इससे वह बड़ा ही दुखी होता है। दुखी होने के बाद वह एक खंजर निकालता है और खंजर निकालने के बाद में पहले तो जो है वो पृथ्वीराज चौहान को मारता है और उसके बाद में स्वयं भी जो है वो आत्महत्या कर लेता है। तो इतिहासकारों के अलग अलग प्रमाण हमें मिलते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो वास्तव में तराइन के युद्ध में मारे गए, या पृथ्वीराज चौहान को गजनी में मोहम्मद गोरी ने मारा, या पृथ्वीराज चौहान को गजनी में चंद्रवरदाई ने मारा। ये अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग अपने जो है वो मत दिए। कुछ इतिहासकार ऐसे भी कहते हैं कि मोहम्मद गोरी की हत्या जो है वो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा की गई थी, क्योंकि चंद्रवरदाई ने एक दोहा बोला और उस दोहे के आधार पर जो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी का वध कर दिया। ऐसे भी बहुत सारे तथ्य जो हमें मिलते हैं। वास्तविकता यह है कि अजमेर में अब जो है मोहम्मद गोरी का जो अधिकार हो गया है, दिल्ली पर अब जो है वो मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया है, और दिल्ली और अजमेर पर मोहम्मद गोरी का अधिकार होने के बाद लगभग जो है वो 1194 ईस्वी के अंदर इस पूरी दिल्ली तथा अजमेर पर अधिकार जो है गुलाम वंश का हो जाता है। मोहम्मद गोरी के द्वारा अजमेर पर अधिकार कर लिया जाता है, और अजमेर पर अधिकार करने के बाद में अजमेर पूरा का पूरा साम्राज्य जो है वो पृथ्वीराज चौहान के बेटे गोविंदराज प्रथम को सौंप दिया जाता है। समय के साथ साथ इसका एक गुलाम जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज प्रथम से अजमेर छीन लेता है और उसे जो है वो रणथंभौर भेज दिया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही दिल्ली में 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की जाती है, और पूरे के पूरे अजमेर के अंदर जो है मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना जाती है, और यहाँ जो है वो चौहान वंश का अंत हो जाता है।